जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें मैं कंपाइल करके सारी डिटेलिंग एग्जाम पे आपको प्रोवाइड कर देता हूं। उससे पहले आज का देखेंगे क्या क्या हाईलाइटेड न्यूज़ है, एडिटोरियल है, डाटा है, पीआईबी है, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं कवर करता हूँ। चलिए आज का देखेंगे यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो चल रहा है। तो अभी रवि कनन अचानक से यहाँ पे हाईलाइटेड नाम निकल के आया। हालांकि पहले भी ये काफ़ी रिनाउंड पर्सनालिटी थे, लेकिन इनको अवार्ड की वजह से एशिया की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑनर जो अवार्ड होती है वो आपका रमन मैग्सेसे अवार्ड माना जाता है। इसको कई सारे फील्ड में दी जाती है। अच्छा, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहा कि सबसे पहला कौन ऐसा इंडियन है जो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं उनका नाम। एक्चुअली मैं बता ही देता हूँ, तो विनोबा भावे जी ही हैं जिनको 1958 में ये चीज़ें प्रदान करी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हो जाती हैं। क्वेश्चंस कई बार यहाँ से आ चुके हैं। तो ये क्या है, इनको क्यों मिला, क्या ये किस फील्ड से जुड़े हुए हैं जिसके कारण इनको ये चीज़ें प्रदान करी गई। तो ऑनकोलॉजिस्ट एक वर्ड है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए जो कैंसर की ट्रीटमेंट होती है, जो रिसर्च आउट होती हैं, उसे ऑनकोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैंसर से रिलेटेड टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। रवि कनन कहाँ से सर्विस प्रदान करते हैं, कहाँ पे, तो ये आसाम प्रोविंस है आपका स्टेट, जो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ से ये निकल के आते हैं। हालांकि बात करी जाए इनकी नेटिव स्टेट, तो ये आपका कहाँ पे है, आपका तमिलनाडु के अदयार के आसपास से निकल के आते हैं, जो आपको पता होना चाहिए चेन्नई में। तो चेन्नई से ये हैं और हालांकि सर्विस प्रदान करते हैं कहाँ पे, तो CCHRC ये कहाँ पे है, आपका आसाम में है, कचार कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर। यहाँ पे ये क्या है, तो ये डायरेक्टर के पद पे हैं और सर्जिकल ऑनकोलॉजिस्ट यहाँ पे माने जाते हैं। इन्हीं को यहाँ पे इस प्रकार की यूनिक सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो भारत के लिए बहुत सम्मान की बात है। और देखिए, एशिया की सबसे बड़ी ऑनर मानी जाती है ये, इसलिए भारत के लिए भी ऑनर की बात हो जाती है। तो इनको क्यों मिला है, तो जो भी पुअर हेल्थ केयर सिस्टम है उसको यहाँ पे बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करते हुए नज़र आए। और ख़ास करके अगर बात करी जा रही है तो कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर हॉस्पिटल जो यहाँ पे रिसर्च सेंटर चल रहा था, उसमें बहुत हद तक सर्विस को बढ़ाते हुए नज़र आए हैं। तो ये किस प्रकार के ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट कराते थे, उनको फूड और लॉजिंग, रहने की, खाने की व्यवस्था भी प्रोवाइड करी जाती थी। साथ ही साथ जो टेम्परोरी एम्प्लॉयमेंट थी वो भी यहाँ पे केयर गिवर्स को दी जाती थी, और जो केयर प्रोग्राम था वो अच्छे से चलाया जाता था। तो काफ़ी इसमें ये इंडल्ज होके कार्य किए, जिसके कारण इनको इस अवार्ड के लिए एक अच्छा पर्सनालिटी माना गया, जिसके कारण इनको अवार्ड ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये बहुत सारी पैलिएटिव केयर का क्या मतलब होता है कि बिना मेडिसिन्स के भी आप वहाँ पे उनका केयर करके जो चीज़ें करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, उसे हम पैलिएटिव केयर बोलते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए वर्ड, ताकि आप इसका इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, बहुत लंबे लंबे दूर से, यानी ये बात करी जा रही है दूर दराज के लोग आ करके यहाँ पे फैमिली का ट्रीटमेंट कराते थे, और पेन मैनेजमेंट के लिए ये लोग उनके घर पे भी विजिट करते थे। तो इनकी टीम विजिट भी करती थी, जिसके कारण जो ट्रीटमेंट थी वो 28% से 70% तक चीज़ें बढ़ जाती थी। तो बहुत सारे नए नए पेशेंट भी इनमें जुड़ने लगे थे, और ये काफ़ी हद तक चीज़ें इतनी इंडल्ज हो गई कि लोगों को इन पे ट्रस्ट भी होने लगा था। तो इन्होंने बहुत रूट लेवल पे अगर बात करी जाए, तो रूट लेवल पे जा करके इन्होंने ट्रीटमेंट दिया, गरीबों को खास करके मदद करने का प्रयास किया, जिनके कारण इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये आसाम से निकल के आते हैं, यहाँ पे ये डायरेक्टर पद पे आसीन हैं। इनका नाम याद रखिएगा, रवि कनन, रवि कनन इनका पूरा नाम है, जो आपको पता होना चाहिए किस फील्ड से हैं, कैंसर के फील्ड से हैं, कहाँ से निकल के आते हैं, कहाँ पे सर्विस प्रदान कर रहे हैं, किस हॉस्पिटल से, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दिया। तो भारत के लिए सम्मान की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल है वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करी जाएगी बैकग्राउंड डिटेलिंग के साथ।
उससे पहले यहाँ पे पीआईबी न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है वो हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, 8 कोर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा किसकी वेटेज है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहा, पहला क्वेश्चन तो मैं पूछा बता दिया, ये क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर बात करी जा रही है तो ये बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं। तो 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन है ये कमेंट सेक्शन में लिखिए, और उसमें 8 में से सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया गया है। तो आपको मैं एक कोड बताया था जिसका कोड था RES, इसी कोड पे आधारित है, सबसे ज़्यादा इसी को वेटेज दिया गया था। आपको कमेंट सेक्शंस में उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे क्या 8% के आसपास प्रोविजनल मानी जा रही है 2024 में, जो 2023 में जुलाई में ये चीज़ें बढ़ी हैं। देखिए इंक्रीज होगा जब कोर इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि कोर इंडस्ट्री से ही निकल के लगभग सारी चीज़ें आ जाती हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे लॉन्च किया है क्या, एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। तो ये पूछ सकता है कौन ये बॉडी है जो लॉन्च किया है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो ये कल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, आपको पता होना चाहिए। तो ई परमिशन पोर्टल 4 सितंबर 2023 से ये चीज़ें लॉन्च हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ताम्रा क्या है, तो ताम्रा एक प्रकार से अगर बात करी जाए तो ये जो मिशन है इसके अंदर 2 प्रकार की चीज़ों को टारगेट किया गया है, उद्देश्य बनाया गया है। तो सबसे पहले तो ये रिवाइटलाइज करेगा वाटर बॉडी को और रिड्यूस करेगा क्या, जो भी वाटर का वेस्ट है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो भी अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटजी चलाई जा रही है, यानी अर्बन को किस प्रकार से प्लान किया जाए और वहाँ पे किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें बोली जा रही हैं, उस पे फोकस की बातें चल रही हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बोल रहे हैं ब्लू इकोनॉमी, किस प्रकार से सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हो ओशियंस के रिसोर्सेज का, यहाँ पे उसको हम बात कर रहे हैं ताम्रा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो ये वाटर बॉडी मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस करेगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड की मदद से यहाँ पे चीज़ों को चलाई जाएंगी। तो वही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे ताम्रा प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा ये सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी वाटर बॉडीज मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट सेलिब्रेट कर रही है 6th राष्ट्रीय पोषण माह। तो हमेशा ये 1 महीने के लिए अब चल रहा है, और किस महीने में, तो क्वेश्चंस पूछा हुआ है, तो सितंबर महीने में राष्ट्रीय पोषण माह यहाँ पे चलाया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एडिटोरियल है। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ें निकल के आती हैं, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आपके डीपीएसपी में आर्टिकल 44 है, उसी के अंतर्गत यूनिफॉर्म सिविल कोड डाली गई है, यानी एक प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए यहाँ पे होने चाहिए, उसी को यूनिफॉर्मिटी बोली जा रही है। लेकिन अब इसी सितंबर महीने में यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश होने वाला है आपके पार्लियामेंट में, और देखते हैं किस प्रकार से वो चीज़ें आती हैं। उससे पहले जो एडिटोरियल निकला है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यहाँ पे वो क्या निकल के आ रहा है, तो पार्लियामेंट के सेशन में ये चीज़ें पास ही होंगी। और यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें किस पे फोकस किया जा रहा है इस एडिटोरियल के माध्यम से, तो सबसे ज़्यादा यही चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जो इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड है, यहाँ पे दूसरा एंगल थोड़ा सा निकाल के लाया है एडिटर। अगर हम बात करें तो उन्हीं चीज़ों पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि पहले भी यूसीसी को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर नहीं आता आपको तो यूसीसी का वीडियोस मैं डाला हुआ हूँ, जा करके आप देख सकते हैं। किस चीज़ की बात करी जा रही है, तो जो चाइल्ड की कस्टडी है, यानी एक पेरेंट होता है जो एडॉप्ट करता है, एक पेरेंट होता है जो यहाँ पे एडॉप्ट करने देता है, यानी एक देता है दूसरा प्रदान लेता है। तो यहाँ पे उसी कस्टडी की बात करी जा रही है और डिस्प्यूट की बात करी जा रही है। तो एब्सोल्यूट राइट अगर बात करी जा रही है बायोलॉजिकल पेरेंट को देने की, तो ये कहीं ना कहीं एडॉप्टिव पेरेंट और जो बायोलॉजिकल पेरेंट है उनको लेकर के क्वेश्चंस उठाता हुआ नजर आ रहा है।
वहीं पे अगर बात करी जा रही है गार्जियन वार्ड्स एक्ट की, तो इस एक्ट के अंतर्गत जो 1819 में आता है, ये वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड को कंसीडर करता है कि किस प्रकार से जो कस्टडी है वो प्रदान करी जाएगी चाइल्ड की। तो कोई भी अगर बच्चा को एडॉप्ट करता है तो उसकी कस्टडी किसे प्रदान करी जाएगी? बायोलॉजिकल फादर, तो यहाँ पे मदर, पेरेंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो दे देते हैं बच्चे को, लेकिन जो लॉर्ड और प्यार से बच्चे को एडॉप्ट करता है, उसका पालन पोषण करता है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई? अगर हम बात करें लॉर्ड कृष्णा की, तो लॉर्ड कृष्णा की माता कौन थी? तो यहाँ पे देवकी जी थी, लेकिन देवकी जी को कारावास था तो उनके पति वासुदेव जी ले जाकर के यशोदा मैया के घर छोड़ देते हैं। तो यशोदा मैया उनको एडॉप्ट करती हैं और पालती हैं। तो यशोदा मैया को प्राथमिकता सबसे पहले श्री कृष्ण जी देते हैं। इसी तरीके से देखिए ट्रेडिशनल बातें हो गई, लेकिन काफ़ी आज के समय में भी रिलेवेंट नज़र आ रही हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के आई, क्योंकि यहाँ पे जो बायोलॉजिकल पेरेंट हैं उनको तवज्जो अधिक मिल रहा है, किसके अंतर्गत? कोर्ट के अंतर्गत। तो कोर्ट यहाँ पे बायोलॉजिकल पेरेंट को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। यहीं पे बात करी जाए हिंदू माइनॉरिटी की, जो सेक्शन 6 के अंतर्गत आ रहा है, तो ये गार्जियनशिप एक्ट 1956 के अंदर ये डिक्लेयर करता है कि जो फादर होंगे वो नेचुरल गार्जियन होंगे और उनके बाद उनकी मदर होंगी। ये चीज़ें तो ऑर्डिनरी कस्टडी के अंतर्गत आ जाती है, जो आपके हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत हिंदू माइनॉरिटी को अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे चीज़ें निकल के आती हैं। दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो एक केस है गीता हरिहरन 1999 का, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे एक्सप्रेस किया था। तो जो आफ्टर हिम का वर्ड यूज हुआ है, यानी ये जो वर्ड यूज हुआ है आफ्टर हिम, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है सीधे सीधे आफ्टर हिम का क्या मतलब होगा। तो ये आवश्यकता नहीं कि आफ्टर लाइफ टाइम, यानी मृत्यु की बात बोली जा रही है, ऐसा कोई इसका उपयोग नहीं है, बल्कि अगर वो अनुपस्थित भी हैं तो भी इसका उपयोग हो सकता है। तो इसका उपयोग अगर हो सकता है तो क्या दर्शाता है? आफ्टर हिम का मतलब ये है कि अगर वो डेथ नहीं किए हैं और अब्सेंट हैं तो भी उनका उपयोग यहाँ पे किया जाएगा, उनको ये चीज़ें मान लिया जाएगा, यानी मदर फिर भी यहाँ पे चीज़ें ले लेंगी। वहीं पे अगर दूसरी तरफ बात करी जा रही है तो जो कस्टडी है इस्लामिक लॉ के अंतर्गत, देखिए इसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे बोला जा रहा है। अब देखेंगे हम इस्लामिक में, अभी तो हिंदू का देखें तो अब इस्लाम का देखेंगे क्या अंतर आ जा रहा है। तो राइट ऑफ जो चाइल्ड है वो अगर बात करी जा रही है तो ये पेरेंट का नहीं हो पा रहा है, किसके अंतर्गत? इस्लामिक लॉ के अंतर्गत सीधे माता पिता का अधिकार बच्चों पे नहीं हो पा रहा है। फादर की बात करी जाए तो 6वें नंबर पे इनका अधिकार आता है। वहीं पे बात करी जा रही है राइट टू कस्टडी, ये मदर के बाद इनका 6वां अधिकार आता है। तो 5वें पे मम्मी आ जाती हैं, 6वें पे पापा आ जाते हैं, और मदर्स की जो मदर होती हैं वो सबसे टॉप प्रायोरिटी बच्चे पे रखती हैं इस्लामिक लॉ के अंतर्गत। उसके बाद आते हैं नाना, जो पैटर्नल ग्रैंड मदर की बात करी जाती है, पैटर्नल ग्रैंड मदर की बात करें यानी नानी की हम बात करें तो यहाँ पे उनकी हाई प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद सिस्टर को प्रायोरिटी दी जाती है, फिर मैटरनल आंट यानी मामी जी को प्रायोरिटी दी जाती है, फिर पैटर्नल आंट, इन लोगों को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये आपको पता होगा कि जो इस्लामिक लॉ है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे पेरेंट का क्या रोल है अगर वो अपने बच्चे को एडॉप्ट करना चाहता है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, तो यहाँ पे उसकी जो गार्जियनशिप अगर निकल के आती है तो सबसे पहले तो पेरेंट को ही गार्जियनशिप नहीं दी गई है। तो इस्लामिक लॉ में किस प्रकार से चीज़ें चलेंगी, यानी उसको अगर बच्चे की रेख देख केयर पालन पोषण की जरूरत होगी तो उसके दूसरे लोग यहाँ पे आ रहे हैं सामने, तो किस प्रकार से चलेगी। इसी तरीके से निकल के आ रही है हनाफी स्कूल। तो देखिए इसमें डिफरेंट टाइप का स्कूल मतलब डिफरेंट टाइप का आइडियोलॉजी, तो इसी से आप समझ सकते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मदर डज नॉट लूज कस्टडी, हनाफी स्कूल के अंदर मदर जो है कस्टडी लूज नहीं कर सकती, यानी उसकी कस्टडी में ही ये चीज़ें होती हैं। आफ्टर शी स्विचेस टू बी ये मुस्लिम, तो ये अगर मुस्लिम में परिवर्तन नहीं हो, यानी मुस्लिम छोड़कर कुछ और चीज़ में हो जाती हैं परिवर्तन, तो भी ये कस्टडी लूज नहीं करती हनाफी मुस्लिम के अंतर्गत। वहीं पे इस्लामिक लॉ
यहाँ पे कस्टडी किसको देता है, तो मदर को देता है जब तक बच्चा 7 साल का ये चीजें कवर न किया जाए। डॉटर की बात करी जाए तो 17 साल की उम्र है हनाफी स्कूल के अंतर्गत। सैफी और हनबाली स्कूल जो आइडियोलॉजी यहाँ पे लेकर के आए हैं उसकी कस्टडी की बात करी जाए तो मदर टिल अ डॉटर इज मैरिड, तो यहाँ पे उसकी कस्टडी जब तक बच्ची की शादी नहीं हो जाती तब तक। और मलिकी स्कूल की बात करी जाए तो मदर जब तक कस्टडी लेती है जब तक मेल चाइल्ड क्या प्यूबर्टी के स्टेज में न पहुंचे और फीमेल चाइल्ड की जब तक शादी नहीं हो जाए। तो डिफरेंसेस आपको दिख ही गया होगा किस प्रकार से इस्लामिक लॉज में अलग अलग ग्रुप में भी वहाँ पर डिफरेंसेस हैं और हिंदू माइनॉरिटी में किस प्रकार से बायोलॉजिकल पेरेंट्स को यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, जबकि एडाप्टिव जो पेरेंट्स हैं वो अपने लाड प्यार से बच्चे को लेते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, फिर भी उतना अधिकार उनको नहीं दिया जा पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बोली जा रही है, तो जो क्लेम है ना वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स की बातें बोली जा रही हैं, तो ये उनको ज़्यादा तवज्जो मिल रहा है। एडॉप्शंस जो कर रहे हैं पेरेंट्स उनको यहाँ पे कम तवज्जो, यानी उनकी जो है क्लेम बहुत कम देखी गई है। तो यही चीज़ें एक्विजिशंस निकल के आ रही हैं कि रेप बायोलॉजिकल फादर जो यहाँ पे किया फिर भी उसको यहाँ पे क्या चीज़ें करी गई, उसी को यहाँ पे फोकस किया गया, उसी को ही यहाँ पे प्रायोरिटी दिया गया है। तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स अगर कोई क्राइम भी करता है तो भी बायोलॉजिकल पेरेंट्स को यहाँ पे प्रायोरिटी देने की बात कोर्ट बोलता रहता है। तो ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए, क्योंकि समाज में अगर बात करी जा रही है तो आपको एक प्रकार से केवल बायोलॉजिकल पेरेंट्स, ये चीज़ें हम अभी आपको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, हिंदू मिथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अभी बताएं किस प्रकार से लॉर्ड कृष्णा का आपको उदाहरण दिए थे। तो जो एडॉप्टिव पेरेंट्स है ना वो उनकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा निकल के आती है। इस प्रकार की चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन इंडियन कोर्ट्स यहाँ पे ग्रेटर इंपॉर्टेंस दे रहा है किसको, बायोलॉजिकल पेरेंट्स पे। यही सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि बहुत सारे डिफरेंसेस निकल के आ रहे हैं। 26 जुलाई 2023 को अगर वुमेन जज का बॉम्बे हाईकोर्ट जो केस निकल के आया उसमें क्या कह रहा है, तो कस्टडी ऑफ चाइल्ड जो है वो ऑलरेडी एडॉप्ट किया गया है यहाँ पे और बायोलॉजिकल फादर को यहाँ पे दे दिया गया जो कि रेप का एक्यूज था। तो यहाँ पे रेप का उस पे आरोप लगा हुआ था जो सिद्ध नहीं हुआ था और उसकी वजह से ये बच्चा जो है पैदा हुआ था। तो यही सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे इस पे आरोप चल रहा था और उसी की वजह से बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ था, उसी को उसकी कस्टडी यहाँ पे प्रदान कर दी गई। तो ये किस प्रकार का नियम है ये मेरी तो समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ बात करी जा रही है अक्टूबर 2021, ये 17 साल का ओल्ड बायोलॉजिकल मदर जो यहाँ पे क्या कह रही, तो ये प्रेग्नेंट थी यहाँ पे और ये आरोप लगा रही थी कि उन्हीं के द्वारा ये सारी चीज़ें चली हैं और उसकी वजह से इन्होंने बच्चे को जन्म दिया है। तो 26 नवंबर 2021 की ये बातें बोली जा रही हैं। इसके आधार पे जो माइनर मदर के फादर हैं वो आरोप लगा रहे थे रेप और क्राइम की, किसके अंतर्गत, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 2012 में जो पॉक्सो एक्ट आता है। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल ये हो जाएगा जिसके कारण आपको सारी डिटेलिंग यहाँ पे दे रहा हूं। तो बायोलॉजिकल फादर को अरेस्ट किया जाता है और बाद में बेल भी दे दिया जाता है। तो बताइए ये कहाँ का लॉ हुआ जो समझ से मेरे बाहर है। दूसरी तरफ बातें बोली जा रही हैं क्या, नसीम बेगम 2022 का जो केस निकल के आता है, इस केस में क्या 2 जज बेंच बैठती है इलाहाबाद हाई कोर्ट और जो कस्टडी ऑफ गर्ल चाइल्ड है वो यहाँ पे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को देती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को इतना तवज्जो क्यों मिल रहा है, यही एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है। जबकि हम बात करें एडॉप्टिव पेरेंट्स की तो उनकी भी यहाँ पे राइट्स है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी को भी वहन करते हैं, जिंदगी में हमें ही पाल पोस के वो बड़ा कर रहे हैं। तो अगर जो भी एडॉप्ट कर रहा है भाई वो नोटरी पे साइन करके फॉर्मली लीगल तरीके से एडॉप्ट कर रहा है तो उसका अधिकार होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारियां होती हैं। तो उसके अधिकार को तो आप दे दे रहे हैं, लेकिन उसकी अगर बात करी जाए यहाँ पर उसके हक की, तो उसका हक कहाँ गया, क्योंकि एक बायोलॉजिकल पेरेंट्स का ही केवल हक नहीं रहा, अब एक एडॉप्टिव पेरेंट्स का भी तो हक हो जाता है। तो यहाँ पे यही बड़े क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं कि जो पेरेंट हैं वो
3 महीने के अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं दूसरी कंट्री में। तो ये विदाउट अगर बात करी जाए चाइल्ड बीइंग गिवन टू एडॉप्शन, तो बिना एडॉप्शंस के ही बच्चे को बायोलॉजिकल पेरेंट्स यहाँ पे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या चीजें बोली जा रही हैं, जो फैमिली कोर्ट है यहाँ पे वो सीधे कंक्लूड कर रहा है कि जो चिल्ड्रेन है कैन नॉट बी, यहाँ पे फैमिली कोर्ट सीधे बोला है कि ये प्रॉपर्टी के रूप में बच्चे को आप नहीं देख सकते अगर बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। ये नहीं कि जो मर्जी उसको दे दिए, आज जहाँ मर्जी किया उसको वहाँ भेज दिए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सीधे फैमिली कोर्ट ये बातें बोलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के ऊपर भी ट्रॉमा और जो एडॉप्ट करेगा पेरेंट्स उसके ऊपर भी ट्रॉमा निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोग एडॉप्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे, इस प्रकार की चीज़ें चलेंगी। तो जो भारत में इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, इस पे कहीं ना कहीं एक प्रकार से मिटिगेशंस होना चाहिए, रिजोल्यूशंस होना चाहिए और चेंजेस भी होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव यूसीसी की बात करी जा रही है कि कहीं ना कहीं इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है, ताकि ये जो बायोलॉजिकल टाइज है, इस ओवर इम्फेसाइज इसको जो किया जा रहा है यहाँ पे सही तरीके से डील किया जाए। तो राइट्स ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करी जा रही है, यानी एक तो पेरेंट्स वो हो गया जो चिल्ड्रेन का बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स चिल्ड्रेन का है। दूसरा एडॉप्टिव पेरेंट्स है जो चिल्ड्रेन को यहाँ पे एडॉप्ट किया है। तो इसको तवज्जो ज़्यादा दिया जा रहा है, इनको जो है इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा समझी नहीं जा रही है। तो ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट निकल के आ रही हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें किस प्रकार से पेरेंट यहाँ पे एडॉप्ट करेंगे, जिसको नीड होगी वो भी सामने निकल के नहीं आएगा। तो बहुत सारी इशू है, जैसे कि सरोगेटिव पेरेंट्स की बात करी जा रही है, क्वेयर इनकी बात करी जा रही है पेरेंट्स की। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, यही ट्रांसजेंडर लोगों की बात बोली जा रही है। तो इनकी गार्जियनशिप भी यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, जो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत ये चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, जब भी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो आपके डीपीएसपी आर्टिकल 44 में ये चीज़ें मेंशन है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक डिवोर्स वाली सिस्टम जिसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मैरिज वाली सिस्टम जिसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सिविल कोड जिसमें यूनिफॉर्मिटी की बात करी जा रही है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है रिलीजन। तो देखिए रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो पर्टिकुलर होना चाहिए, लेकिन इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाए तो मेरा मानना है ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि सबका जो रिलीजन वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है। यहीं पे दूसरी तरफ बात करी जा रही है कि जो पैटर्नल प्रॉपर्टी राइट्स है उसमें भी यूनिफॉर्मिटी हो जाए तो और भी अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पे जो एडॉप्टिव आज एंगल निकल के आई है कि बच्चों में जो एडॉप्टिव पॉलिसी है, यानी कई सारे रिलीजन में अलग अलग तरीके से चीज़ें चल रही हैं, उसमें भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो ये लॉज जो है वो हर फील्ड में यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं बहुत हद तक देश के विकास में रोल भी प्ले करेगा। लेकिन हम हर चीज को यहाँ पे हर फील्ड में हर एंगल पे यूनिफॉर्मिटी ला देना भी खतरनाक हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको मैं बता दिया, आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे नए आर्टिकल को, जो यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर मैड मेड है कि नहीं। यहाँ पे बढ़ता हुआ जो डिजास्टर आ रहा है अभी रिसेंटली, आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में इतनी बड़ी बाढ़ें आ गईं और मुंबई में कितने सारे बाढ़ आ गए, आपका तमिलनाडु में फ्लड आया, आपका पाकिस्तान में फ्लड आया, इंग्लैंड में फ्लड आया, कोरिया में फ्लड आया। वर्ल्ड की बात करें अगर तो इंग्लैंड में भी नहीं बचा, कनाडा, अमेरिका, इन जगहों पे भी फ्लैश फ्लड आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्यों, तो सबसे ज़्यादा अगर बात करी जाए तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं जो इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। तो यही क्वेश्चंस यहाँ पे उठता हुआ नज़र आ रहा है, क्या नेचुरल जो डिजास्टर आ रहे हैं वो भी मानव के द्वारा ही बना दिए जा रहे हैं, उसी पे हम आज बहस करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो टॉरेंशियल रेन है, टॉरेंशियल रेन क्या होता है, पहले हम बारीक ज्योग्राफिकल टर्म को यहाँ पे हम समझेंगे। तो जो भी यहाँ पे रेन, ये माउंटेन है अगर, तो जो भी यहाँ पे सी कोस्ट से वेपर उड़ते हैं और पुनः यहाँ पे वार्म होने के बाद यहाँ पे कूल होते हैं और यहाँ पे एक ड्यू पॉइंट को ग्रहण करते हैं, ड्यू पॉइंट तक पहुँचते हैं, जिसके कारण यहाँ पे पुनः बरसात होता है। तो इवापोरेशन फिर कंडेंसेशन, जिसके कारण यहाँ पे बरसात होने लगता है। तो यही टॉरेंशियल रेन है जो आपको
पता होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में बात करी जा रही है, कई सारे जगहों पे टॉरेंशियल रेन हुआ, जैसे हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और तबाही ब्यास नदी की तो हम सभी लोग देखे ही हैं। उत्तराखंड में भी डैमेज हुआ हाईवे, हम सभी लोग देखे हैं, बिल्डिंग भी डैमेज हुआ, कई सारे लोगों की जिंदगी यहाँ पे दांव पे लगी हुई है। आर्कटिक ओशियंस की बात करी जाए तो ये बहुत तीव्र गति से गर्म भी हो रही है, हैवी रेनफॉल आ रही है, हर जगह ट्रेजेडी सुनने को मिल रहा है। इसी को लेकर के बातें बोली जा रही हैं, क्या ये मैन मेड है? तो बहुत हद तक क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, तो ये ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से रिपरकशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो नेचुरल डिजास्टर है ना उसकी इंटेंसिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और पॉपुलेशंस को चपेट में अपने लेती हुए नज़र आ रही है। तो ह्यूमन जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये प्ले रोल नहीं किया है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ा दिया है किस डिजास्टर को, नेचुरल डिजास्टर को। क्यों? क्योंकि ह्यूमन जो है कार्बन इमिशन करता है, तो कार्बन इमिशंस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वातावरण टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फ्लैश फ्लड यहाँ पे चीज़ें आती ही रहती हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हैं जिसके कारण यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाते हुए हैजार्ड की नज़र आ रही है। एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज यानी ह्यूमन के द्वारा किया गया काम एंथ्रोपोजेनिक माना जाता है। तो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे बोली जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हमें देखना चाहिए, ना कि यहाँ पे कार्बन को इमिशंस करते हुए डेवलपमेंट करना है। तो क्या चीज़ें बोली जा रही हैं? मुंबई में रिसेंटली फ्लड देखी गई, लेकिन मुंबई की जो डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है उसकी खुद की है, तो यहाँ पे बहुत हद तक चीज़ें अच्छी चलती हैं। वहीं पे ट्रॉपिकल जो मेट्रोलॉजी है, जो इंस्टीट्यूट है इंडियन मेट्रोलॉजी, उसकी अगर बात करी जाए तो कई सारे जगहों पे ये चीज़ें, इसकी ऑफिसेस भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें अभी भी अच्छे से प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत है, तभी जाकर के हम चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं, मिटिगेशंस कर सकते हैं। ब्रिहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज डिपार्टमेंट लास्ट डिकेड में बहुत अच्छे तरीके से डील किया। जो भी वाटर होल्डिंग टैंक्स है वहाँ पे जो वाटर है उस सिस्टम को यहाँ पे होल्ड किया और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे चीज़ों को ट्रीट किया, डील किया। मुंबई की बात करी जाए तो ये परफॉर्म करता है, दिल्ली से अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो फ्लड आई तो अच्छे से परफॉर्मेंस सही से हो नहीं पाई। इन सब के पीछे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल रहता है। तो लैंड होल्डिंग की वजह से, यानी जो लैंड्स हैं उसको जहां भी आदमी को चीपर मिल रहा है वहां पे जाकर के कंस्ट्रक्शंस करना शुरू कर दे रहा है। तो यहाँ पे चीपर लैंड और फीलिंग वाटर बॉडी, जो भी वाटर बॉडी है जैसे कि पॉन्ड हो गई, छोटे छोटे लेक्स हो गए, छोटे छोटे तालाब, जो भी चीज़ें जिस प्रकार से निकल उसको भर के वहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शंस का काम कर दिया जा रहा है। तो ये जो है पैलियो चैनल, जो यहाँ पे डीप अंडरग्राउंड स्टोर्स अंडरग्राउंड वाटर हैं, जिसके कारण जो बरसात होती है नीचे ज़मीन के रास्ते ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है, वो कम होती हुई जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम को और बेकार करता हुआ नजर आएगा। खास करके नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, पृथ्वी के अंतर ही पानी चलती है, तो एक प्रकार से उसका नेचुरल ड्रेनेज है। हम लोग नाले जो बनाते हैं उसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक नाले भी बने रहते हैं जो अपने तरीके से वाटर को रिचार्ज करती है। तो ये उसको हम भर देंगे तो ये कहीं ना कहीं बड़ी चैलेंजेस निकल के आएंगी। तो हिमालयन टेरिटरी की अगर बात करी जाए तो हम लोग बहुत नेग्लिजिबल ही हिमालय के बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क वहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नहीं पाई गई है। तो यहाँ पे जिसकी कारण क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, हमें बहुत सारा ऑब्जर्वेशनल चीज़ें करने की ज़रूरत है और स्टेशंस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, तभी हम डेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इन सब चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे और मॉनिटर कर पाएंगे और इसका केयर भी कर पाएंगे। नहीं तो देखिए, हमें तो हिमालय के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं और वहाँ पे डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शंस, ब्रिजेस, रेलवे और बिल्डिंग, इनका निर्माण हम करते जा रहे हैं। हालांकि हिमालय की बात करी जाए तो वहाँ पे किस प्रकार की चीज़ों का निर्माण करने की बातें बोली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं लकड़ियों का इस्तेमाल करके हमें अलाउ किया गया है कि उसका निर्माण किया जाए, जबकि बड़े बड़े होटल्स और हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बनने तैयार हो गए। तो ये रिक्वायर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करी जाए, जो आपको अभी बता रहा हूँ। ये सारी डिटेलिंग आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेचुरल डिजास्टर के कॉजेस को देखा जाएगा और यहाँ पे
इफेक्ट को देखा जाएगा और उसका सॉल्यूशंस यहाँ पे क्या है उसको देखा जाएगा। तो कारण क्या है नेचुरल डिजास्टर आने की, तो जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसकी वजह से जो कार्बन इमिशंस हो रहा है वो आपके वातावरण को और ज़्यादा गर्म कर रहा है, जिसके कारण डिजास्टर्स आ रहे हैं। नेचुरल एक्टिविटी जो अर्थ क्रस्ट की हो रही है वो भी इम्पोर्टेंट है। टेक्टोनिक मूवमेंट हो रही है वो भी एक प्रकार से इम्पोर्टेंट फैक्टर मानी जाती है। मून की एक्टिविटी भी कॉजेज करती हैं। माइनिंग जो खनन कर रहे हैं वो भी, पेड़ की कटाव जो हो रही है वो, सॉइल इरोजन जो लेयर उठ जा रही है आपके परत से सॉइल मिट्टियों से, सिस्मिक एक्टिविटी भूकंप की बातें करी जा रही हैं, एयर प्रेशर की बात करी जा रही है, ओशियन करंट की बात करी जा रही है और प्रदूषण तो यहाँ पे कम है ही नहीं। अगर इफेक्ट की बात करी जा रही है क्या प्रभाव डालता है, तो इन्वायरमेंटल इशू कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ये चीज़ें हो ही रही हैं। मानव का कितना विनाश हो रहा है, इन्वायरमेंट का कितना विनाश हो रहा है, डैमेज कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये तो छोड़ दीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटेरियस और इन्वायरमेंटल फैक्टर निकल के आ रहा है। पब्लिक हेल्थ इशू निकल के आ रही है। जब पॉल्यूशन होगा तो हेल्थ कैसे सही रहेगा, फूड की कमी तो होगी ही, ये सब चीज़ें होंगी, वाटर की कमी होंगी और पॉपुलेशंस को एक जगह से छोड़ के दूसरे जगह जाना पड़ेगा, जिसको हम क्लाइमेट रिफ्यूजी भी बोलते हैं। इंजरी होगी, डेथ होगी, इमोशनल शॉक होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, यानी जीडीपी भी गिरती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे ग्लोबल अगर वार्मिंग चल रही है जिसके कारण ग्लोबल इम्पैक्ट हो रहा है, तो क्या ग्लोबली ये चीज़ें जीडीपी डिक्लाइन नहीं करेंगी? तो ये बहुत हद तक इकोनॉमी को यहाँ पे डिस्ट्रेस करती हुई नज़र आती हैं। यहीं पे अगर बात करी जा रही है इसके सॉल्यूशंस की, तो हमें इमरजेंसी मेजर लेने की ज़रूरत है और रिस्क को रिड्यूस करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशंस भी हमें मिलती रहेगी, तब जाकर के हम अपनी चीज़ों पे कार्य कर पाएंगे और रिसर्च की ज़रूरत है। रिफॉरेस्टेशन, जो डिफॉरेस्टेशन होता था उसको रिफॉरेस्टेशन में बदलना पड़ेगा, यानी पुनः पौधे लगाने पड़ेंगे। जो वहाँ पे जहाँ पे भी खाली जगह है वहाँ पे रिफॉरेस्ट करने की ज़रूरत है। स्टेबल बिल्डिंग बनाई जाए तब जाकर के चीज़ें चलेंगी। एजुकेट किया जाए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए गवर्नेंस को। इकोनॉमिक यानी फिनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। इन चीज़ों में तब जाकर के हम डील कर पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, 169 टारगेट आ जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ये कब से कब है। तो 2016 से 2030 तक ये चीज़ें आती हैं। इससे पहले क्या था, MDG था जो 2000 से 15 तक चीज़ें चली थी। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ये भी चीज़ें थी। आशा करते हैं जो चीज़ें यहाँ पे बताया, बैकग्राउंड डिटेलिंग और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेलिंग यहाँ पे जो आपको दिया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए न्यूज़ और फैक्ट्स को देख लेते हैं। फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया ये भी सेपरेट स्टेटमेंट अपना निकालते हुए नजर आए चाइना के व्यू को लेकर के, जो अपना स्टैंडर्ड मैप 2023 में निकाला, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या दिखाया कि चाइना का पार्ट अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है। तो बहुत सारे चाइना का जो रीजन है, बहुत सारे कंट्री के साथ इसका क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, जिसके कारण ये कंट्री भी विद्रोह करती हुई, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया ये कंट्री भी सामने निकल के आई हैं। ओवर 70 बात करी जा रही है। 70 लोग जो इलीगल हाउस ब्लॉक था साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे फायर लगने की वजह से यहाँ पे डेथ हो गई है। रेनफॉल की कमी बताई जा रही है अगस्त में यहाँ पे जो निकल के आ रही है, और सेंचुरी की सबसे ज़्यादा कमी इसी समय ही दिखाई गई है। तो ये जो यूजुअली बारिश होती थी उससे 36% यहाँ पे कम रेनफॉल निकल के आई है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, जिसको अभी मैं आपको बताया, यहाँ पे R रविकनन जो डायरेक्टर हैं CCHRC की असम से, उनको यहाँ पे रमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता हुआ नजर आया। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट किया है क्या, जया वर्मा सिन्हा। तो ये पहली वुमेन है जो रेलवे बोर्ड की इस बड़े पोस्ट को यहाँ पे ग्रैब करती हुई नजर आ रही हैं। तो किसको रिप्लेस करी हैं, अनिल कुमार लोहटी को रिप्लेस करी हैं। कांग्रेस ज्वाइंट पब्लिक कमेटी यहाँ पे सीधे सीधे डिमांड करती हुई नजर आ रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए और अदानी का जो इशू है उसकी जांच पड़ताल किया जाए। तो यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, करप्शंस रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP, इसका जो इन्वेस्टिगेशंस होगा ये जो JPC यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंतर्गत यहाँ पे चलाया जाए। मुंबई में राहुल गांधी पहुंचे हैं, इस प्रकार की चीज़ें बोलते हैं। ये बोल रहे हैं
ये बिगेस्ट स्कीम है इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करें। तो यहाँ पे चीज़ें हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड कर रहे हैं, इसके अंतर्गत चीज़ें जांच होनी चाहिए। तो जो फिनेंशियल टाइम है, गार्जियन है, ये लोग अदानी ग्रुप के ऊपर यहाँ पे इस प्रकार के रिपोर्ट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो आशा करते हैं चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी क्या मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बोला जा रहा है स्टेट हुड जम्मू कश्मीर को यहाँ पे दी जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी वेट एंड वॉच कीजिए। इकॉनमी जो है 7.8% यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रो करी 4 क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी चल रही है, जो आपको पता होना चाहिए। ये आपका ग्रीस का पिक्चर है, जो आपका मून अभी ब्लू मून दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपोलो टेम्पल एंशिएंट कोरियन ग्रीस से ये सुपर ब्लू मून देखा गया। अच्छा दिख रहा है, लाल ब्लू क्यों बोला जा रहा है, तो वो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो नासा के अनुसार मून को सुपर मून बोला जा रहा है क्योंकि ये क्लोज टू अर्थ हो जाता है। तो ये सुपर मून जब बोला जाए तो यहाँ पे क्लोज टू अर्थ होगा, और जब ब्लू मून बोला जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये सेकेंड फुल मून जब देखा जा रहा है तो इसको सेकेंड फुल मून को ब्लू मून बोला जाता है। तो ये चीज़ें बारीक डिफरेंसेस हैं, आपको पता होना चाहिए। ये गबन की कंट्री आपको दिखाया ही था। और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो ये जो बोंगो हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट, उनको यहाँ पे हटा के ये जनरल यहाँ पे अपना चीज़ें नज़र लेके आएंगे, यानी इनको जो है सत्ता अब संभालनी पड़ेगी। बोंगो डायनेस्टी ये स्वॉन करेगी। बोंगो डायनेस्टी विल बी स्वॉन ऑन मंडे ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को हटा के यहाँ पे आर्मी ही रोल में आ रही है, याद रखिएगा। आगे भी आपको न्यूज और एडिटोरियल इस पे मिलेंगे। लोकल इलेक्शंस रसिया जो ऑक्युपाई किया है यूक्रेन का रीजन, उसमें तो ये आपका अगर रसिया है तो ये वेस्टर्न वाले पार्ट जो लुहांस्क है, डोनेस्क है, जेपोर्जिया है, इस रीजन में इलेक्शंस कराए जा रहे हैं रसिया के द्वारा। और देखिए किस प्रकार से ये चीज़ें निकल के आती हैं। फॉर्मर थाईलैंड के पीएम जिनका नाम थाक्सीन है, ये रॉयल पार्डन के लिए अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनको अगर बात करी जाए, 74 ईयर ओल्ड बिलीनियर हैं और 2 बार पीएम भी इलेक्टेड हो चुके हैं। 2006 से ये दूसरे कंट्री में रह रहे थे, एग्जाइल में जिंदगी जी रहे थे 15 साल के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं पार्डन मिलता है कि नहीं, नाम याद रखिएगा, न्यूज में आ गए हैं। ये ग्रेट ऑनर की बात बोले हैं कौन, प्रज्ञानंदन जी। तो ये देख सकते हैं अभी इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने कार्लोस से इनकी फाइट हुई थी, तो कार्लोस यहाँ पे रैपिड चेस में जीतते हुए नजर आए और ये सेकंड पोजीशंस हासिल करते हुए नजर आए। तो ये देखिए इनके साथ प्राइम मिनिस्टर का फोटो है जो यहाँ पे सिल्वर मेडल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो आर प्रज्ञानंदन का नाम रखिएगा। फाइड वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ है, तो ये बाकू में हुआ है, ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए। अतबरा रिवर यहाँ पे एक रिवर कवर कर रहा हूं, तो अब अफ्रीका का रिवर मैं यहाँ पे कवर करने जा रहा हूं। तो ये रेड नाइल और ब्लैक नाइल इसको रिफर करी जाती है। रिवर जो है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में यहाँ पे चलती है। ये राइज कहाँ से होती है, तो नॉर्थ वेस्ट इथियोपिया और 50 किलोमीटर लेक टना से हम बात करें, 30 किलोमीटर वेस्ट ऑफ गोंडार से ये फ्लो होती है। 805 किलोमीटर ये नाइल में जाकर के यहाँ पे मिल जाती है। तो नाइल में जाकर के मिल जाती है ये, और नॉर्थ सेंट्रल सूडान में ज्वाइन करती है सिटी ऑफ अतबरा। तो अतबरा यहाँ पे लास्ट ट्रिब्यूटरी है जो नाइल रिवर में जाकर के मिलती है, और नाइल रिवर मेडिटेरेनियन में जाकर के मिल जाती है। तो ये लास्ट ट्रिब्यूटरी है जो मेडिटेरेनियन में जाने से पहले, यहाँ पे नाइल रिवर के मेडिटेरेनियन में जाने से पहले नाइल रिवर में जाकर के अतबरा रिवर मिल जाती है। अगर बात करी जाए इसके मैपिंग की, तो लेक टना से ये चीज़ें निकलती हैं। लेक टना का लोकेशंस आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। ये इसका अतबरा रिवर है, यहाँ से जाकर के लेक नाइल रिवर में यहाँ पे मिल जाती है, और ये रिवर जाकर के नाइल रिवर मेडिटेरेनियन सी में मिल जाती है। तो ये लोकेशंस आपको दिखाया, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो फ्रेंड्स, कलीग, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। खास करके जो इसकी तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी आपके नज़र में जो भी कर रहे हो, उसके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।